देखिए बेटा, हम लोग लेसन 7 कर रहे थे अपना, जिसमें मैंने आपको कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ये टॉपिक हम कर रहे थे कि कंबशन के लिए क्या क्या कंडीशंस ज़रूरी होती हैं। पहली कंडीशन हमने ऑक्सीजन डिटेल में पढ़ लिया था, दूसरा हमने इग्निशन टेम्परेचर भी पढ़ लिया था। तो अब इन कंडीशंस को एक बार समराइज़ कर लेते हैं। ये 3 पॉइंट्स आपको लर्न रखने होंगे, ठीक है। वी कैन नाउ कंक्लूड, क्या कंक्लूजन निकला अभी जो एक्टिविटीज़ करी हैं उनसे, कि कंबशन को सस्टेन करने के लिए, मतलब कंबशन को आगे बढ़ाते रहने के लिए 3 नेसेसरी कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट, देयर मस्ट बी अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, मतलब जिस सब्सटेंस को आप कंबशन करना चाहते हैं वो कंबस्टिबल होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप लोहे को जला लेंगे और हीट और लाइट प्रोड्यूस कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप ग्लास को जलाकर हीट और लाइट प्रोड्यूस करेंगे, प्लास्टिक को जलाकर, ऐसे नहीं होगा। मतलब आपको कोई फ्यूल, कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस लेना पड़ेगा अगर आप कंबशन प्रोसेस को कैरी करना चाहते हैं तो, ठीक है। जैसे पेपर लीजिए, वुड लीजिए, चारकोल, कोल, कोक, इस तरह का। देयर मस्ट बी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर, कंबशन के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी सब्सटेंस फायर कैच नहीं कर सकता। द टेम्परेचर शुड बी अबव द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल मटीरियल। तो जो कंबस्टिबल मटीरियल है उसको जो भी हमने टेम्परेचर दिया है वो टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से हाई होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पर भी कोई सब्सटेंस बर्न करना स्टार्ट करेगा तो हमें उस सब्सटेंस को इतनी हीट देनी पड़ेगी कि वो हीट उसके इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो, तभी वो सब्सटेंस में कंबशन होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है टाइप्स ऑफ कंबशन। 4 कंबशन की टाइप्स हैं। फर्स्ट है स्लो, रैपिड, देन सब स्पॉन्टेनियस एंड लास्ट इज एक्सप्लोसिव कंबशन। सबसे पहले स्लो कंबशन। एक कंबस्टिबल सब्सटेंस अगर स्लो रेट पर, मॉडरेट और स्लो एक ही बात है, मॉडरेट होता है थोड़ा सा मीडियम, ठीक है, स्लो धीरे धीरे। तो कोई सब्सटेंस अगर धीरे धीरे बर्न हो रहा है तो उसके कंबशन को हम लोग स्लो कंबशन बोलते हैं। जैसे वुड, कोक, काउडंग केक, ये सारे लकड़ी जलाएं तो धीरे धीरे जलती है, ठीक है, तो ये स्लो कंबशन हुआ। और जनरली स्लो कंबशन किसी भी सब्सटेंस का कब होता है, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी ना हो तो कोई सब्सटेंस धीरे धीरे बर्न होता है। इनसफिशिएंट सप्लाई हो अगर ऑक्सीजन की, पेपर में क्वेश्चन जनरली ये आ जाता है कि स्लो कंबशन किस केस में ज़्यादातर अकर करता है। स्लो कंबशन अकर्स व्हेन देयर इज़ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ जी बेटे, देखिए स्लो कंबशन जो हम कर रहे थे कि स्लो कंबशन जो है वो ऑक्सीजन की जब सफिशिएंट सप्लाई ना हो तब होता है, ठीक है। जैसे वुड, काउडंग केक धीरे धीरे जलते हैं जब ऑक्सीजन पूरी ना हो। उसके बाद है रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन क्या होता है, जब भी कोई सब्सटेंस बड़े फास्ट रेट पर, बड़ी तेज़ी से जलता है तो उसे हम फास्ट कंबशन बोलते हैं, ठीक है। तकरीबन गैशियस फ्यूल जो होते हैं वो बिल्कुल तेज़ी से जलते हैं। जैसे कि आप घर में सिलेंडर्स में एलपीजी गैस लेते हैं ना, तो एलपीजी गैस को जैसे ही हम लोग हल्का सा स्पार्क देते हैं, हल्का सा इग्नाइट करते हैं, तो देखो कितनी ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है ना। आप घर में कितनी बार एकदम से अपने बर्नर को ऑन और ऑफ़ करते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि गैशियस फ्यूल्स एकदम से फायर कैच कर लेते हैं। उनमें जो कंबशन होता है वो बहुत फास्ट होता है और बिल्कुल कंप्लीट कंबशन होता है, तभी हीट और लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। कंप्लीट कंबशन का मतलब, और इस केस में इनकम्प्लीट कंबशन होता है जो स्लो कंबशन होता है। क्या मतलब हुआ इसका, देखो जब लकड़ी जलती है, वुड जलती है या काउडंग केक जलता है तो आपने देखा होगा बहुत सारा स्मोक निकलता है, ठीक है। और जब एलपीजी गैस आप बर्न करते हैं घर में तो कोई धुआं, कोई स्मोक नहीं निकलता। तो काउडंग केक और जो वुड है वो जब बर्न होती है तो उसमें ना ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से प्रॉपर कंबशन नहीं हो पाता, और जब कंबशन प्रॉपर नहीं होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, स्मोक जो है वो प्रोड्यूस होगा। और रैपिड कंबशन के केस में जब सफिशिएंट सप्लाई हो ऑक्सीजन की तो कोई फ्यूल बड़ी तेज़ी से बर्न होता है और पूरा कंप्लीट कंबशन होता है, कोई धुआं नहीं निकलता, सारी हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये डिफरेंस है दोनों स्लो और रैपिड कंबशन में। उसके बाद है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, जब भी कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस अपने आप आग पकड़ लेता है, अपने आप फायर कैच कर लेता है, तो उसे स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, इसके अलावा सोडियम मेटल भी जो होती है ये अपने आप आग पकड़ लेती है। ये ऐसे सब्सटेंस है सोडियम और फॉस्फोरस जिनका इग्निशन टेम्परेचर ना हमारे रूम टेम्परेचर से भी कम होता है। जैसे गर्मियों में हमारे रूम का टेम्परेचर 35 या 40 डिग्री सेल्सियस ईजिली पहुंच जाता है, और फॉस्फोरस तो 35 डिग्री सेल्सियस पर ही फायर कैच कर लेता है, तो उसे इग्नाइट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
कोई माचिस की तीली या कोई भी चीज़ से हमें उसे जलाने की, स्पार्क देने की ज़रूरत नहीं है। रूम का टेम्परेचर ही उसे इतना गर्म कर देता है कि वो फायर कैच कर ले। ऐसे ही सोडियम मेटल का केस है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, वाई फॉस्फोरस एंड सोडियम मेटल कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली। तो आंसर क्या लिखेंगे? बिकॉज देयर इग्निशन टेम्परेचर इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द रूम टेम्परेचर। ठीक है, इन समर सीजन देयर फॉस्फोरस एंड सोडियम मेटल एक्वायर देयर रूम टेम्परेचर, अटेन देयर इग्निशन टेम्परेचर वेरी इजीली एंड कैचेस फायर। उसके बाद है एक्सप्लोजिव कंबशन। एक्सप्लोजिव कंबशन क्या होता है? जब भी कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस एकदम फास्ट रेट पर बर्न हो और साथ में एक धमाका हो, ठीक है, एक कम जगह पर कम टाइम में कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस बहुत तेज़ी से अगर बर्न हो तो उसे हम एक्सप्लोजिव कंबशन बोलते हैं। जैसे पटाखे नहीं बजते हैं, क्रैकर्स बर्निंग जो होती है, तो जैसे ही हम लोग हल्का सा स्पार्क लगाते हैं क्रैकर्स को, तो एक बहुत कम टाइम में 1 सेकंड तक में कई बार क्रैकर फट जाता है, बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है और बहुत बड़ा धमाका होता है। ये क्या होता है? एक्सप्लोजिव कंबशन होता है। ठीक है, तो जैसे ही क्रैकर को इग्नाइट किया जाता है तो बहुत ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। ये क्या कहलाता है? एक्सप्लोजिव कंबशन। ओके, और जो सब्सटेंसेस बड़ी जल्दी फायर कैच कर लेते हैं ना, उन्हें हम इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोल को हल्की सी माचिस की तीली लगे और एकदम से बड़ी आग लग जाएगी मिट्टी के तेल में, तो ये सभी इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे, जैसे अल्कोहल के बॉटल पर भी बाहर लिखा होता है इट इज़ इन्फ्लेमेबल। तो इन्फ्लेमेबल का मतलब होता है जो चीज़ें जल्दी फ्लेम पकड़ ले, जो जल्दी आग पकड़ ले। ठीक है, उसके बाद है हमारा टॉपिक फायर कंट्रोल। कैसे कैसे अगर कहीं पर किसी कंबस्टिबल सब्सटेंस में आग लग जाए तो आप कैसे उस फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। कंबशन के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? एक कंबस्टिबल मटेरियल का होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन की सप्लाई होना ज़रूरी है, और उस बॉडी का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से हाई होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन किसी सब्सटेंस से रिमूव कर लें तो उसका कंबशन नहीं होगा ना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए in any kind of fire it is some combustible material which catches fire, we must take precautions so that the relevant combustible substance does not get heated up to its ignition temperature places। कहीं कहीं हमें कंबशन को रोकना ज़रूरी है, जैसे कि पेट्रोल स्टेशन हो गए, वहाँ पर पेट्रोल डीजल ये सब भरा हुआ होता है हर टैंक में। ठीक है, और वो दोनों ही हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है, बड़ी जल्दी आग पकड़ लेते हैं। वहाँ पर हमें क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी? कोई भी पर्सन वहाँ कोई भी बर्निंग मटेरियल लेकर एंटर नहीं कर सकता। प्रेमाइसेस होता है एरिया, तो जो पेट्रोल डीजल वाला जो एरिया होता है, जहाँ पेट्रोल स्टेशंस जो होते हैं, वहाँ पर किसी भी तरह का बर्निंग मैच स्टिक या बर्निंग सब्सटेंस जो है वो अलाउड नहीं होता। इसी तरह से एलपीजी गोडाउन्स जो होते हैं, वो गोदाम जहाँ पर एलपीजी के सिलेंडर्स रखे होते हैं, तो एलपीजी भी एक गैसियस फ्यूल है जो बड़ी जल्दी जल जाती हैं, तो वहाँ पर भी किसी बर्निंग मैच स्टिक या किसी भी बर्निंग सब्सटेंस को लेकर जाना बिल्कुल बैन होता है। फायर क्रैकर फैक्ट्रीज़ में जहाँ पर पटाखे बनते हैं वहाँ पर। एम्यूनेशन डिपो, एम्यूनेशन होता है हथियार, ठीक है, जहाँ पिस्टल्स होती हैं, बॉम्ब होते हैं वो, ठीक है, जो आर्मी का एक तरह से कह सकते हैं रूम होगा जहाँ पर उनका सारा गोला बारूद जिसे हम बोल सकते हैं वो सब चीज़ें रखी हुई हैं, उन्हें एम्यूनेशन डिपो बोला जाता है। तो वहाँ पर भी किसी भी तरह का कोई बर्निंग मटेरियल ले जाना पूरी तरह से बैन होता है। तो ये फायर को कंट्रोल करने की कुछ प्रिकॉशंस हो गई। आगे फॉर एग्जांपल वी नीड टू टेक केयर वाइल यूजिंग अ कैंडल। कैंडल को भी अगर हम जलाते हैं, जब हमारे घर लाइट चली जाती है, पावर फेलियर हो जाता है, तो भी हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं कि कोई कर्टेन वगैरह के पास हम कभी कैंडल नहीं रखते हैं, कभी किसी गैस की पाइप के पास कभी भी हम लोग कैंडल नहीं रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बर्निंग जल्दी कैच कर लेती है, चाहे वो एलपीजी गैस हो, चाहे वो पेपर वगैरह हो, चाहे वो कोई क्लोथ हो। तो इन सब से हम कैंडल को दूर रखकर फिर बर्न करते हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें फायर को कंट्रोल करने के लिए जो फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एज अ फायर दैट हैज़ स्टार्टेड कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय ईदर कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, और बाय चांस जैसे पहले तो है हमने प्रिकॉशंस रखनी चाहिए कि फायर लगे ना। उसके बाद अगर फायर कहीं पर कैच कर भी जाए तो उस फायर को कैसे एक्सटिंग्विश किया जा सकता है, तो अलग अलग तरीके हैं। बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंस के टेम्परेचर को उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर आग लग गई है, किसी पर्सन के कपड़ों में, क्लोथ में आग लग गई है, तो आप उसे ब्लैंकेट से रैप कर दो। देखा होगा आपने टीवी में भी
किसी पर्सन को आग लग जाए तो उसे एक बड़े थिक से कपड़े से, ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जब ब्लैंकेट से हम उसकी बॉडी को कवर कर देंगे तो बाहर से अब ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई के बिना वो पर्सन जो है वो आगे उसकी बॉडी में आग नहीं लगेगी और वो डेथ होने से बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम सैंड भी डाल देते हैं कई बार आग के ऊपर। तो पेट्रोल डीजल से, जब ये पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आता है बेटा कि पेट्रोल डीजल से अगर आग लग जाए तो क्या करेंगे, तो सैंड डालकर काम करते हैं। सैंड क्या करेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देगी। ठीक है, वाटर भी कई बार हम डाल देते हैं किसी भी बर्निंग मटीरियल पर। वाटर डालने से वाटर ठंडा होगा ना, तो उस सब्सटेंस के इग्निशन, उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को इतना कम कर देगा कि उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, आग लगने पर हम लोग पानी डाल देते हैं ना, पानी डालने के पीछे क्या कारण है कि उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को इतना कम कर दिया जाए कि वो टेम्परेचर अब उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम हो। इग्निशन टेम्परेचर पर तो कोई चीज़ आग पकड़ लेगी, अगर उस चीज़ को इग्निशन टेम्परेचर जितना टेम्परेचर मिल ही ना पाए तो वो नहीं चलेगी ना। तो हम उस बॉडी के टेम्परेचर को उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम कर देते हैं। ठीक है, हाउएवर वाटर शुड नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर कोज्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो हम लोग वाटर से यूज़ कर उसे नहीं एक्सटिंग्विश कर सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है, वाटर जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। मान लीजिए किसी शॉर्ट सर्किट हो गया किसी सर्किट में आपके घर में, तो आपने पानी डाल दिया तो पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती हुई आपकी बॉडी तक आ जाएगी, और वो करंट जो कि अभी तक स्विच बोर्ड में था वो आपकी बॉडी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी शॉर्ट सर्किट वगैरह हो उसको बुझाने के लिए हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते। अब फायर कॉज्ड बाय, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, ऑयल और गैस के थ्रू अगर आग लग जाए तो हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, जो मैंने बताया ना, हर केमिस्ट्री लैब के बाहर तकरीबन एक पाइप लगी हुई होती है, उस पाइप का कनेक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सिलेंडर से होता है। अगर हम लैब में क्या यूज़ करते हैं, गैसेस यूज़ होती हैं, ऑयल यूज़ होता है, कोई भी इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस ज़्यादा यूज़ होते हैं, वहाँ पर अगर आग लग जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड एकदम से आग को बुझा देता है। तो ऑयल और गैस से जो आग लगती है वो बहुत भयानक, बहुत बड़ी ज़्यादा आग लगती है, तो उसको बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं। ठीक है, डू यू नो बेटे, हम नहीं करेंगे। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशन है, इसकी जो डिटेल है ये 10th में आ जाएगी, हम अभी नहीं करेंगे। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन पेपर में आता है, व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अ फ्यूल। अगर कोई फ्यूल पूरी तरह से ना जले तो क्या होगा। अ पार्ट ऑफ अनबर्न कार्बन पासेज इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ अ सूट। दिस नॉट ओनली वेस्ट द फ्यूल बट ऑल्सो पोल्यूट्स द एटमॉस्फेयर। इसका क्या मतलब हुआ, देखो बच्चों, आपने देखा होगा जब भी कोई सब्सटेंस पूरी तरह से नहीं जलता तो धुआं तो निकलता है, ब्लैक ब्लैक से कलर के ना कार्बन के पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो हवा में स्प्रेड हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं। उन ब्लैक कलर के कार्बन पार्टिकल्स को हम सूट बोलते हैं। ठीक है, तो अब कंबशन पूरा नहीं हुआ तो एक तो फ्यूल तो वेस्ट हुआ ही ना। ठीक है, जितने फ्यूल से आपको इतनी हीट और एनर्जी मिलनी चाहिए थी वो ना मिलकर बेफालतू के सूट मिल रहा है, कार्बन पार्टिकल्स मिल रहे हैं जिनका हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है। और ये सूट जो है ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर को पल्यूट भी करता है। तो इनकम्प्लीट कंबशन से क्या होगा, कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे और कार्बन पार्टिकल्स pollute the atmosphere, and also the efficiency of the fuel is not properly achieved by us। मतलब जितनी एफिशिएंसी फ्यूल की हो सकती थी, वो जितनी हीट वो लाइट हमें दे सकता था उतनी हीट और लाइट वो अब हमें नहीं देगा। ठीक है, बिकॉज द पार्ट ऑफ द फ्यूल इज़ वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन और द सूट पार्टिकल्स। ओके, और देखो बेटे, जब कोई फ्यूल पूरी तरह से बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। वो गर्मी तो बढ़ाती है गैस, लेकिन उसका कोई और हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत पॉइजनस होती है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करती है। जब हम सांस लेते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमारी बॉडी में चली जाए तो हमारा दम घुट जाएगा, फेटल होता है, डेथ की कंडीशन आ जाना। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम इनहेल मतलब प्रोड्यूस हो इनकम्प्लीट कंबशन से, और अगर हम उसे इनहेल कर लें तो ये गैस इतनी पॉइजनस होती है कि इससे सांस की प्रॉब्लम हो जाती है और ये फेटल हो जाती है, डेथ कॉजिंग हो जाती है। समझ गए? अगला जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से बताऊँ।